आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इत्तिहाद मिल्लत काउंसिल के फाउंडर चेयरमैन मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब। सियासी रहनुमा भी हैं, समाजियात के तौर पर भी काम करते हैं और जो मजहबी रहनुमा का एक किरदार होता है उसको भी अदा कर रहे हैं। बहुत सारी खूबियाँ अपने आप में समेटे हुए हैं और इस बार बिहार इंतखाबात में ये इनकी पार्टी वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स उतारेगी, यानी बिहार की जो सियासत है उसको करने के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस्तकबाल है सर आपका। बिहार के असेंबली इंतखाबात में जो है वो एक तरीके से कहा जाए किस्मत आजमाने के लिए पहुंच गए हैं। क्या कुछ प्लानिंग है और क्या तैयारियां की हैं? देखिए खुर्शीद साहब, वो असल बात ये है, किस्मत आजमाने वाला जो लफ्ज़ है वो ठीक नहीं है मेरे लिए क्योंकि किस्मत आजमाता है जुआरी जी, और हम किसी किस्म का जुआ नहीं खेल रहे हैं जी। हम अपनी मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए, उनके मसाइल के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए हमने एक फ़ैसला लिया, कदम उठाया और काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। आज मैं बिहार में ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये एक माहौल बन चुका है तमाम पार्टियों का, और ख़ास तौर से ये जो महागठबंधन बना है, इन्होंने ये तय किया हुआ है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मजबूर है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी को अगर मुसलमान हराना चाहता है तो उसके पास हमारे सिवा कोई रास्ता नहीं। तो मुसलमानों को जो मजबूर समझ लिया गया है, इस मजबूरी को ख़त्म करने की असल में मैं कोशिश कर रहा हूँ। असल मकसद मेरा चुनाव नहीं है, बल्कि चुनाव से ऊपर उठ के मेरा असल मकसद जो है वो मुसलमानों को मोहताज और मजबूर जो बना के रखा गया है उससे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आजकल तो जो है बीजेपी का डर भी उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, चूँकि वो जो एक कहा जाता है ना कि बीजेपी का डर है, बीजेपी का डर दिखा दो, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा। मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत चल रही है और अच्छी खासी हुकूमत चल रही है, कहीं किसी को कोई शिकवे शिकायतें मोटे तौर पर नहीं है। तो आज आपको लगता है कि आज भी क्या मुस्लिम तबका मुब्तला इस तरह के खौफ में और वो बाहर नहीं निकल पाया है? बीजेपी की हुकूमत है जी, और जैसी भी चल रही है और जिस तरह भी उन्होंने हुकूमत हासिल की है वो बहस अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल मुसलमानों ने अभी उन्हें माफ़ नहीं किया है। ये और बात है कि वो नरेंद्र मोदी हों या मुलायम सिंह हों या लालू प्रसाद हों या नीतीश कुमार हों, ये तमाम के तमाम मुसलमानों के मामले में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मुत्तहिद हैं कि मुसलमानों को अपने पैरों पे किसी भी हालत में खड़ा नहीं होने देना है। हमारी कोशिश ये है कि मुसलमान अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करे। इसी मकसद के तहत मैं बिहार गया हूँ और असल में कुछ लोग मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ तकलीफ़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है, कि मैं कहीं से एक्टिव किया गया हूँ, मेरे पीछे किसी का हाथ है। या MIM के बारे में भी यही कहा जाता है, अगर वो महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि RSS या फिर बीजेपी फंडिंग के जरिए सब कुछ वो जो है इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके ऊपर भी उठेगा, क्योंकि जब कोई भी मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम नुमाइंदा मैदान में उतरता है तो उसका सीधा नुकसान सेकुलर पार्टियों को होता है, सेकुलर कैंडिडेट्स को होता है। तो ये इल्ज़ाम जो है लगना कहीं ना कहीं लाजमी भी बन जाता है। फिर इसमें हमें अपना किरदार भी ऐसा रखना चाहिए जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना किरदार पेश किया है जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुसलमानों को ज़िम्मेदार और भरोसेमंद कायद की ज़रूरत है, जिससे आज तक महरूम रहे हैं। ये और बात है कि गली गली हमारे कायद मौजूद हैं, लेकिन भरोसा वो कहीं कर नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से उलझन आती है। मैंने पिछले 10-12 साल से जो मेहनत की है, कोशिश की है, कुर्बानियाँ दी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जेल तक गए हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के फसादात को देखकर मैंने हुकूमत से और नेताजी से, तमाम लोगों से बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि दर पर्दा कहीं कुछ ना कुछ है। मजबूर होकर मैंने उसे यानी मुस्लिम मसाइल को लेकर ये पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो BSP हो या फिर RJD हो या जो है वो JDU हो, जितनी भी ये ऐसी TMC हो, ये पार्टियां हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं है मुस्लिम तबके के मसाइल को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के? हमने बहुत गौर किया है। मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक हमारे मुल्क में ज़्यादातर सेकुलर कहने वाली पार्टियों की ही हुकूमत रही है जी, और फिर मुसलमान इस तंगहाली में, इस परेशानी में, इस महरूमी में
अगर जी रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और दूसरी जमातों को, फिरकापरस्त जमातों को मैं जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारी मायूसी, महरूमी और तंगहाली का असल अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तमाम लोग हैं जो हमारे हिफाजत की बात करते हैं, हमारे मसाइल के हल की बात करते हैं, और हुकूमत बनाने के बाद हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो हम नज़रअंदाज ना किए जाएं, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप ज़रूर होना चाहिए, वो चाहे ओवैसी साहब की शक्ल में हो या इत्तेहाद मिल्लत की शक्ल में हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए और मुसलमानों की इज्जत वैसे ही बोलते हैं लोग, उनको सुनते भी हैं और उनकी बातों का रिएक्शन भी होता है। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को हमने देखा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जब दंगे हुए थे, पर उनको उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई, मुस्लिम तबके के वो उतने बड़े कायद नहीं बन पाए जितने कि आज ओवैसी बने हुए हैं। असल मकसद हमारा क़यादत नहीं है जी, और कुर्बानी के जज्बे से काम करते हैं, और कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह दी जाएगी। मशहूर होना और इस जद्दोजहद के ज़रिए कुछ हासिल कर लेना, ये हमारा असल मकसद नहीं है, बल्कि हमारा असल मकसद, वैसे ओवैसी साहब के बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी ज़ुबान जी, कहीं मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए शायद कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिहार के लिए ठीक है, बाकी पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले। जी, बिहार में भी फिरका परस्त मेरे, महाराष्ट्र के लिए नहीं, मुझे लगता है कि हैदराबाद के अलावा पूरे हिंदुस्तान के लिए वो ज़ुबान ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा असल मसला ये है कि फ़िरका परस्तों ने आम हिंदू के दिलों में नफ़रतें पैदा करने के लिए ऐसा माहौल बनाया कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान दंगाई है, मुसलमान देशद्रोही है। तो हमें आम हिंदू से, और मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, इस तरह का भी जो है जहन बन गया है, मंदिरों का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है। तो हमें आम हिंदू से डायलॉग करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और ये खाई जो मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं इसे हमें हील अप करने की कोशिश करना चाहिए, और वो ऐसी जुबान से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ओवैसी साहब की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं, तो मुसलमानों के हक में क्या बेहतर है ये पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हमें काम करना और उनकी बयानबाजी का क्या रिएक्शन होगा ये भी जो है उनको ज़रूर सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। MIM और जो है IMC दोनों ही बिहार इंतखाबात में, वो मैंने कहा कि वो उतर रहे हैं और वहाँ पर इंतखाबात के लिए कुछ उम्मीदवार भी आप ज़रूर मैदान में उतारेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों मिल जाएं या फिर जो है दूसरी पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन आप लोग करें या इत्तेहाद करें? ओवैसी साहब से किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, और ओवैसी साहब मिल्लत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मिल्लत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी जितनी उनके लिए हिमायत हो सकती है वो की जाएगी। लेकिन जहाँ तक सवाल चुनाव का है, जैसे ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया या आमतौर से लोग लगाते हैं, मेरे लिए भी इस किस्म की बात की जा सकती है और करते भी होंगे, क्योंकि जिन लोगों को हम लोगों के एक्टिव होने से तकलीफ होती है वो इस किस्म की ही, उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है कि वो झूठे इल्ज़ाम लगाएं कि हम किसी और को फ़ायदा। उसके लिए मैंने एक आसान रास्ता ये निकाला है, जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक माहौल लोगों में एतबार पैदा करने का भी हमें कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है कि ये एतबार कैसे बन पाएगा? जी, उसके लिए हमें किरदार पेश करना होगा। बिल्कुल। जैसे बिहार के हवाले से मैंने ऐलान किया कि मैं 40 सीट लड़ूंगा, लेकिन वहाँ के हालात देखने के बाद मैंने ये देखा कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पहले ही कई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वोटों की तकसीम होगी। हाँ, वोटों की तकसीम हो रही है, तो वहाँ हमारे लड़ने से तकसीम और ज्यादा होगी। तो वो लोग आपस में अपना वोट खुद ही काट रहे हैं, उसके बाद इल्ज़ाम हम पर आएगा। इसके लिए मैंने एक आसान रास्ता ये बनाया है कि वो तमाम रिजर्व सीटें जहाँ मुसलमानों को लड़ने की इजाज़त ही नहीं है, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों को कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ लड़ने की इजाज़त नहीं है, और ऐसी सैकड़ों हज़ारों जगहें हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, वो रिजर्वेशन की वजह से ये अपनी जगह है। हाँ। लेकिन ऐसी रिजर्व सीटें जहाँ मुसलमान 20,000 से ज़्यादा की तादाद में रहते हैं, ऐसी रिजर्व सीटों पर मैंने ये इरादा किया है कि अपने उम्मीदवार इत्तेहाद मिल्लत वहाँ से उतारेगी। तो इससे वो जो इल्ज़ाम हम पर लग रहा है उस इल्ज़ाम से भी हम बरी हो जाते हैं, और दूसरे ये कि हिंदू समाज के साथ, हिंदू तमाम लोगों के साथ हमारा
बिल्कुल, जो रिश्ता है वो हो जाएगी, उस रिश्ता बेहतर करने में कामयाबी मिलेगी। सवाल ये था कि कैसे लोग आप लोगों के ऊपर यकीन करें। अगर हैदराबाद में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आते हैं इंतखाबात के वक्त या उससे कुछ वक्त पहले, कुछ महीनों पहले, और या फिर तौकीर रज़ा खान साहब बिहार पहुंचते हैं कुछ दिन पहले, तो आप लगातार तो जाते नहीं है बिहार, लगातार वो उत्तर प्रदेश नहीं आते हैं, तो लोगों को मुश्किल होगा ना आप लोगों के ऊपर यकीन करना। पॉलिटिकली मैं पहली बार जी वहाँ अपनी पार्टी को मैंने एक्टिव किया है, लेकिन बिहार और बिहार के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे राब्ते में रहे हैं और ख़ास तौर से बरेली के राब्ते में रहे हैं और बरेली से उनकी क़ुर्बत रही है। तो ये कहना गलत है कि हम इसलिए गए हैं। मैंने जैसे बताया कि मैं चुनाव के लिए नहीं गया हूँ, बल्कि वहाँ जो महरूमी और मायूसी है, दो भाइयों ने पूरे बिहार को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह पूरे बिहार को बांट लिया, 100 तुम ले लो, 100 तुम ले लो, 40 उनको दे दो। इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों की भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए थी और मुसलमानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। मैंने लेकिन जब टिकट बंटवारा होगा उसका नतीजा आएगा कि भाई किसको कितने टिकट दिए उन्होंने, मुस्लिम्स को कितने टिकट दिए। नहीं, वहाँ के नेताओं का आलम यह है कि मैंने सुना वहाँ के एक बड़े नेता जिनकी सरकार थी जी, उन्होंने कहा था कि सुरक्षाओं हम दें और नौकरियां हमें दें। मतलब ये कि एक चीज ले लो, या सुरक्षा ले लो या नौकरी ले लो। इस किस्म की जो जुबान है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें मोहताज समझा हुआ है, मजबूर समझा हुआ है और उन्होंने ये समझ लिया कि उस मजबूरी से बाहर निकालने का काम आपकी पार्टी करेगी, आप ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब, और बहुत सारा ये काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी है इनकी और समाजी कामों से भी जुड़े रहते हैं, सियासत भी करते हैं और मजहबी रहनुमा भी हैं, बहुत सारे किरदार एक साथ जी रहे हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब इनको देने होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इत्तिहाद मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब, और बहुत सारी बातें इनसे हो रही थी, इंतखाबात की बातें हो रही थी कि किस तरीके से आप लोग जो है वो यकीन जीतेंगे आवाम का, बिहार की आवाम का ख़ास तौर से। हमने देखा साहब, आप जैसे मैंने कहा था ब्रेक में जाने से पहले कि बहुत सारे किरदार एक साथ जो है वो आपके हैं, समाजी कामों से भी आप जुड़े रहते हैं और मजहबी रहनुमा भी हैं और सियासी लीडर भी हैं। हम देखते हैं कि जब हम मजहबी रहनुमाओं की बात करते हैं तो लोग जो हैं, जो मुस्लिम तबका है वो मज़हब की बातों को लेकर के तो वो अपने मजहबी रहनुमाओं को फॉलो करता है, लेकिन जब वोट देने की बात होती है, जब सियासत की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर देता है। यानी आप जो है अपने फॉलोवर्स को वोटर्स के तौर पर बदल नहीं सकते या उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक फॉलोवर जो है एक वोटर नहीं हो सकता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मजहबी जो रहनुमा है वो मजहबी क़यादत करें, मजहबी मामलात में तमाम मुसलमान उनसे राब्ता करते हैं और अपने मसाइल का हल लेते हैं। सियासी मामलात में आम तौर से मुसलमान को अच्छा नहीं मालूम होता कि हमारे मजहबी रहनुमा हैं जो वो सियासी फैसले लें या सियासत में आएँ, और इसी वजह से जैसे मैंने बताया ना कि अपनी कौम में एतबार पैदा करना, मैं ये सवाल मेरे पास बहुत आसानी का रास्ता है। मैं एक मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पहचान है, दौलत से भी नवाजा गया है, इज़्ज़त से भी नवाजा गया है। अगर मैं पीर बन के बैठा रहूँ, मेरे पास मेरा ख़ानदान पीरों का ख़ानदान है, तो दस्तबोसी भी होती रहेगी, नजराने भी मिलते रहेंगे। लेकिन मैंने वो आसानी का रास्ता छोड़ के ये कांटों भरा रास्ता इख्तियार किया है सिर्फ अपनी कौम की फलाह व बहबूद के लिए, जहाँ हर वक्त मैं शुबे के घेरे में हूँ, हर वक्त मैं मुश्तबा हूँ कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन इन तमाम शुबहात की मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा टारगेट एक ही है कि मुझे अपनी कौम को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत पैदा कर। तो जो मजहबी क़यादत कर रहे हैं उनसे अवाम चाहती है कि आपका जो काम है आप वही करें, अपने दायरे में रहें, बाहर ना निकलें। तो अब मैं अपने मुक्तदी से, पर सर मैं एक सवाल पूछूंगा, मेरे पास आता है इमाम के पास आता है नमाज पढ़ने के लिए, अब नमाजी से फिर मैं और दूसरे काम लेना शुरू कर दूं तो वो उसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन वही काम अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल करते हैं, आसाम यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं तो वो जीत जाते हैं। उनकी पार्टी के आज 18 एमएलए हैं, उनकी पार्टी के 3 एमपी हैं, तो क्या वजह है कि एक मौलाना जो है वो कामयाब हो जाते हैं और दूसरे नाकाम रहते हैं? मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो है वो मजहबी क़यादत नहीं करती, वो कारोबारी आदमी है और सियासत उन्होंने भी इसीलिए कि वहाँ
जो हालात थे उससे मजबूर होकर उन्होंने देखा मोहताज हैं, बिल्कुल मोहताज होकर रह गए और हमें अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो कारोबारी थे वो, मजहबी क़यादत नहीं कर रहे थे, इसी वजह से लोगों ने उनको पसंद किया और उनका साथ दिया। बिल्कुल। और आसाम डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट उन्होंने बनाया, आज मैंने बताया कि भाई 18 एमएलए हैं उनके। इसीलिए मैंने, अगरचे मजहबी ख़ानदान से हूँ, पीरों के घराने से हूँ, पीरी मुरीदी मैं नहीं करता हूँ और इमामत मैं नहीं करता हूँ, फतवे जारी मैं नहीं करता हूँ, ये काम हमारे उलमा का है, हमारे अइम्मा का है, ये काम वो कर रहे हैं। मैं खालिस इस वक्त सियासत का और अपनी कौम की फलाह बहबूद का काम कर। हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन की कमी है साहब सारी पार्टियों के अंदर, चाहे पीस पार्टी हो, MIM हो, IMC हो या AUDF हो, जितनी भी पार्टियां हैं, या फिर आप कह लीजिए मुस्लिम लीग हो, इन पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। आपको लगता है कि अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, अगर ये भी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो शायद जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हों, जिस तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, जिस सोच के साथ बढ़ रहे हैं, उस सोच में कामयाबी आपको मिल पाए? मैंने ये कोशिश हमेशा की है। मेरी तो पार्टी का नाम ही इत्तेहाद मिल्लत है और मैं मिल्लत में इत्तेहाद चाहता हूँ। मसलकी मसाइल, मसलकी इख्तिलाफात अपनी जगह है, मसलक पे किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनियावी मसाइल में, दुनियावी मामलात में, क्योंकि हम एक दूसरे को मुसलमान समझे या ना समझे, एक दूसरे को काफिर कहते रहें मसलकी एतबार से, लेकिन तमाम हिंदूवादी संगठन, तमाम पार्टियां, तमाम हुकूमतें हमें मुसलमान जानती हैं। ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए अपनी फलाह बहबूद के लिए और मुल्क में बराबरी की हिस्सेदारी के लिए। ये मेरा मिशन रहा है और इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। और बिहार जब मैं गया हूँ तो वहाँ भी मैंने पहली कोशिश ये की है कि वो तमाम छोटी छोटी पार्टियाँ जो अपने अपने अजला में काम कर रही हैं, पहले उन तमाम पार्टियों को जमा करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की जाए और वो कोशिश अभी भी मेरी जारी है और इंशाल्लाह उसका बेहतर नतीजा निकलेगा। तो आपने कहा कि सारी पार्टियां मुसलमानों को एक समझती हैं और अलग अलग संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे RSS है, बजरंग दल, सब लोग समझते हैं कि मुसलमान एक हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मुसलमानों को उनके मसलक की बिना पर उन्हें तकसीम करो, जात पात में उनको बांट दो, और यही काम जो है दूसरी तंजीमें भी कर रही हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम तबका जो है वो बहुत ज़्यादा बंटा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं वो मुत्तहिद करने की ज़रूरत है और इस जानिब ज़रूर काम होना चाहिए? नहीं, बटा और बिखरा ना होता तो इत्तेहाद मिल्लत की कोई ज़रूरत नहीं थी। इत्तेहाद मिल्लत बनाने की ज़रूरत ही इसलिए पेश आई कि मुसलमान न सिर्फ मसलकों में बटा हुआ है बल्कि बिरादरियों में बटा हुआ है, और एक ही मसलक में मैं देखता हूँ तो अलग अलग पीरों में बटा हुआ है, अलग अलग खानकाहों में बटा हुआ है, और ये बंटवारा हमारे लिए जहर है। बिल्कुल। हमारे जो मुखालिफिन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो तमाम, उनके यहाँ भी मसलकों की कमी नहीं है, उनके यहाँ भी इख्तिलाफात की कमी नहीं है, उनके यहाँ भी बिरादरियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे मामले में वो तमाम लोग मुत्तहिद हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या RSS हो, ये तमाम के तमाम मुसलमानों को ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन मैं इसके बरक्स सोचता हूँ। मेरी सोच ये है कि ये तमाम जमातें अगर ना होती तो मुसलमानों में जो थोड़ा बहुत इत्तेहाद नजर आ रहा है शायद ये भी नहीं होता, ये भी पारा पारा हो जाता। तो इनकी मौजूदगी जरूरी है। मेरा मानना यह है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो हमें थपक थपक के सुलाने का काम करते हैं कि आप आराम कीजिए, हम आपके मसाइल की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके लिए जद्दोजहद करेंगे, आप हमारे साथ आइए, आप हमारी ताकत बनिए। हम उनको ताकत देते हैं और वो हुकूमत बना के फिर हमें भूल जाते हैं। हमारे असल वो तमाम दुश्मन हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अंदर से बिल्कुल सेकुलर नहीं है। बिल्कुल, यानी किरदार जो है उनका या उन पार्टियों का दोहरा किरदार है, दोहरा किरदार है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। बहरहाल खास मुलाकात में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे साथ हैं IMC के फाउंडर चेयरमैन मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब। सर, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसा माहौल है कि जहां मुस्लिम तबके को डरने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और जो सेकुलरिज़म और कम्युनलिज़म के नाम पर उसको डराया धमकाया जाता रहा है, वाकई मुब्तला है इस वक्त मुस्लिम तबका उसमें? एक बात तो मैं हकीकत पसंद इंसान हूँ मैं जी। भारतीय जनता पार्टी ये और बात के मुसलमानों की दुश्मन जमात है ऐसा समझा जाता है आमतौर से। भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए इस खौफ से हमेशा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया जी। और कांग्रेस के पिछले 2 टर्म आप याद करें
अगर मुसलमानों को याद हो तो किन तकलीफ से उन 10 सालों तक मुसलमान गुजरा है। आतंकवाद का इल्जाम उन्हीं 10 सालों में हमारे ऊपर फिरका परस्तों ने हम पे लगाया इल्जाम, लेकिन कांग्रेस ने उसे माना और हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया, हमारे बच्चों को कत्ल किया, हमारे बच्चों को जेलों में ठूसा। आज तक हमारे बच्चे जेलों में हैं। तो ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये काम कांग्रेस ने किया। और 1-1.25 साल इनकी हुकूमत को हुआ है तो मुसलमान मैं देख रहा हूं कि उतने दंगे भी नहीं है, उतना आतंकवाद भी नहीं है, उतने बम भी जरूर हो रही है, उतने बम भी नहीं फूट रहे हैं। जितने कहीं भी बम फूटता था मुसलमान ने कर दिया और मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमें सुकून चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें इत्मीनान चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहते हैं और अपने मजहबी काम आज़ादी से करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और आपको लगता है साहब कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो काम कर रहे हैं और मुस्लिम तबके के खिलाफ उनकी कोई बयानबाजी नहीं है, बल्कि मुस्लिम तबके के बारे में अच्छे ख्यालात का वो इजहार करते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त को भी उनका यही बयान था, शुरू से ये बयान दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो उनकी इमेज थी वो आहिस्ता आहिस्ता उस इमेज को मुस्लिम तबके के दरमियान बेहतर करने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं? देखिए, और हो रही है क्या? एक बात पूरी तरह वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में फसाद हो, आतंकवाद हो, नफरत हो, ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक वजह से हैं, राजनीति। वोट हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान तकसीम किए जाते हैं। हिंदुस्तानियों को जो बांटता है, जो हिंदुस्तानियों को लड़ाता है, वो हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का दुश्मन है। तो नरेंद्र मोदी जी आज जहां बैठे हुए हैं, इससे बड़ा तो और कोई ओहदा बचा नहीं है। तो अब उन्हें, मुझे लगता यह है, मैं महसूस करता हूं कि वो अपना ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं वो लोग उन्हें ट्रैक चेंज करने नहीं देंगे। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी की बात छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर आरएसएस से अपना नाता तोड़ दे, तमाम मुसलमान, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तमाम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आरएसएस जैसी फिरका परस्त जमातों के साथ रहकर अगर काम करेंगे तो वो कितना भी कर लें, हम उनका किसी भी कीमत पर। उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक है, वहां पर किस तरह के हालात हैं? चूंकि हम देख रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तकरीबन 1.5-2 साल रह गया है। खुफिया रिपोर्ट आई थी कि दंगे भी हो सकते हैं। आपको लगता है कि वहां पर इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, जाहिर तौर पर अगर डिस्टर्ब होगा तो मुल्क को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव से पहले लोकसभा जो इतना भारी नतीजा आया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा किरदार जो रहा वो मुजफ्फरनगर के फसाद का रहा जी। और इस किस्म के फसाद, ये जमातें एक ऐसा फसाद उत्तर प्रदेश में करना चाहती हैं कि लोग गुजरात और आसाम को भूल जाएं। और ये कोशिश उत्तर प्रदेश के आने वाले इस इंतखाब से पहले ज़रूर की जाएगी। इसके ज़रिए सिर्फ वो नहीं है जो फ़िरका परस्ती की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह हिस्सेदार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तमाम सेकुलर फिर हमारे साथ आएगा, फ़िरका परस्त उनके साथ जाएगा। ये खेल, जो इस खेल से आज हिंदुस्तान का मुसलमान वाकिफ हो चुका है और अब इस बहकावे में आने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है पब्लिक को समझाने की, अवाम के दरमियान जाने की और अलग अलग मजहब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके ये बात बताने की, ये बात समझाने की कि आप सब लोग इसी मुल्क के हो, सब लोग भाई भाइयों की तरह रहो और आपस में इत्तेहाद करके रहो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता अपने मुल्क के लिए ज़रूरी समझता हूँ जी। अगर सच्चा देश प्रेमी है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने ये इरादा किया है, मैं रिजर्व सीटों पे अपने उम्मीदवार लड़ाऊंगा ताकि मेरा हिंदू समाज से थोड़ा डायलॉग भी हो, कुर्बत भी हो जाए। और वो तमाम लोग, ये काम आप यूपी में भी करेंगे बाद में? मैं यूपी में भी करूंगा और मैं बंटवारे को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता हूं, क्योंकि बंटवारा मेरी मिल्लत के लिए नहीं बल्कि मेरे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। वो तमाम लोग जो बड़े लोग हैं, जो सुने जाते हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं, उन तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस काम को करने की उन्हें बढ़ चढ़ के कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता अगर ख़त्म हो जाएगी, गंगा जमनी तहजीब अगर मुल्क की बर्बाद हो जाएगी, तो वो जो उनका एक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र सिर्फ वो लोग बनाना चाहते हैं जो हिंदुस्तानी तिरंगे से प्यार नहीं करते हैं, जिनके मुख्यालय पे आज भी तिरंगा नहीं लहराया जाता। ऐसे
फ़िरका परस्तों, ऐसे मुल्क के दुश्मनों का साथ किसी भी कीमत पर, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो सेकुलर जहन का हिंदू है वो किसी कीमत पे उनका साथ नहीं देगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है, और अपने उन तमाम नेताओं से जो ज़ुबानी जंग करते हैं और बढ़ चढ़ के बयानात देते हैं, जिनके बयानों से हिंदू मुस्लिम नफ़रतों में इजाफा होता है, मैं उनसे दस्तबस्ता बार बार अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते मुसलमानों के हाल पे रहम करो। मुसलमानों की अगर फलाह व बहबूद चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि हिंदू और मुस्लिम फसाद से किसी भी कीमत पे मुसलमान को बचाओ। हमसे बात की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी दुआएं आपकी पार्टी के लिए। तो मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सियासत नहीं करेंगे या सियासी रोटियां जो है ये अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर नहीं सेकेंगे, बल्कि अपनी सियासी पार्टी के ज़रिए जो इनका प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ये कौमी एकता पर जोर देंगे, आपसी भाईचारे पर जोर देंगे, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे, ताकि ये मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब की तरह जो इसकी एक मिसाल बनी रही है उसी के ऊपर ये लगातार आगे बढ़ता रहे। ख़ास मुलाकात में बस इतना ही। आदाब।